हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स है, आज उसमें हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपीएससी मेंस के, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जो 2020 की मेंस है उसके पेपर्स को यहाँ पर देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पेपर, जो यूपीएससी का पेपर आता है उसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर दो पेपर हो गए, पेपर 1 and paper 2. Paper 1 is basically theoretical ideas about theoretical ideas. Paper 2 is about the Indian administration. इन theoretical ideas को अप्लाई करते हुए ही जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है। अब पेपर 1 जो आता है और पेपर 2 दोनों में अगर हम देखें तो टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं। दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 4 क्वेश्चंस हो गए, 1 2 3 4। पार्ट बी में 4 क्वेश्चंस हो गए, 5 6 7 8। इनमें फर्स्ट एंड फिफ्थ ये दो क्वेश्चंस कंपलसरी है। टोटल हमें देखिए 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो फर्स्ट एंड फिफ्थ ये दोनों कंपलसरी है। इसके अलावा 2 3 4 में से हमें एक अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, 6 7 8 में से हमें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। उसके अलावा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो बचे हुए में से हम कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए, ईच ऑफ 50 मार्क्स और टोटल 250 मार्क्स, और दो पेपर का मतलब हो गया टोटल 500 मार्क्स। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपको यूपीएससी मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए ऑप्शनल पेपर का बहुत बड़ा रोल है। और अभी तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल्डन पीरियड चल रहा है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा। अंडरस्टैंड दी क्वेश्चंस प्रॉपरली। आपने क्वेश्चन देखा और उस पर आप टूट पड़े तो हो सकता है कि आप उस पर बहुत कुछ इररिलेवेंट चीज़ों को लिखें। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए, जो एग्जामिनर है उसके माइंड को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। चाहे आप छोटा आंसर लिखें, लेकिन लिखे वो ही जो पूछा गया है। आइडेंटिफाई द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कीवर्ड्स। अब कई बार क्या होता है, हमने क्वेश्चन में एफ.डब्ल्यू. टेलर को देखा और हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पूरी गाथा लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हमें नंबर नहीं मिलेंगे। देखिए, सिर्फ नॉलेज को आना और उस नॉलेज को क्वेश्चन आंसर में अप्लाई करना, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें कीवर्ड्स के बीच में इंटरकनेक्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा एस्पेक्ट हमें यहाँ पर पूछा गया है। टेल वर्ड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, टेल वर्ड से हमें ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस के क्या क्या पार्ट्स हैं और कौन सा एरिया है जिस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मान लीजिए एक सेम लाइन हमें दी गई है, उसके आगे वर्ड है एक्सप्लेन और सेम लाइन के आगे वर्ड है कमेंट, तो इन दोनों सिचुएशन में आंसर बिल्कुल अलग होगा। फिर तीसरा वर्ड है मान लीजिए क्रिटिकली कमेंट, तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल बदल जाएगा। एक्सप्लेन में हम ज़्यादा पॉजिटिव्स को ही लिखते हैं, कमेंट में हम दोनों साइड्स को लिखते हैं, क्रिटिकली कमेंट में भी हम दोनों साइड्स को लिखते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका फोकस ज़्यादा रहता है। देन फाइनली एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर 1 के जो आइडियाज़ हैं उनको पेपर 2 में अप्लाई करना, पेपर 2 के एग्जाम्पल्स को पेपर 1 में अप्लाई करना, जो भी थिंकर्स हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करना, करंट अफेयर जो हम पढ़ रहे हैं उनको अप्लाई करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताएगा कि आपकी सोच एक एडमिनिस्ट्रेटर के जैसी है। देखिए, कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है, कोई प्रोफेसर का एग्जाम नहीं है जहाँ पर सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी टेस्ट होता है। जितने भी थिंकर्स, अराउंड 30 to 40 थिंकर्स आपने जो पढ़े हैं, उनके आइडियाज़ को आपने समझा है या नहीं, क्या आप उनको जो सिचुएशंस दी गई हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें चेक की जाती हैं। ये चारों चीज़ें जो भी हैं, जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो हमारे वहाँ सामने आएंगी, तो वहाँ पर मैं और ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम पेपर 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। 1 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, 2 3 4 इनमें 3 क्वेश्चंस ईच हैं, तो टोटल हो गए 14 क्वेश्चंस। ओके, एक पेपर में टोटल 28 क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1A, द स्ट्रेंथ ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन is in exploration of the complexities and nuances of public policy making and implementation। देखिए, जब भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स को स्टार्ट करते हैं तो आपने सबसे पहला जो थिंकर पढ़ा है वो है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन का क्या कहना था, एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्नमेंट इन एक्शन। ठीक है, गवर्नमेंट इन एक्शन। और बेसिकली आपने अगर वुड्रो विल्सन के आइडियाज़ को पढ़ा है तो उन्होंने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन वाले एस्पेक्ट पर हाईलाइट किया था, क्योंकि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
के रूप में एक नया सब्जेक्ट हमारे सामने लाना चाहते थे। इसी तरह से फ्रैंक गुडनॉव का भी यहां पर मानना था कि जो इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट है दैट शुड बिलोंग टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और जो पॉलिसी मेकिंग एस्पेक्ट है दैट शुड गो टू द पॉलिसी साइंस। तो यहां पर इसी व्यू को हम कहते हैं डाइकोटमी व्यू। लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़े, जैसे ड्वाइट वाल्डो आई स्कॉलर, इसी तरह से आप देखेंगे जो एनपीए मूवमेंट थी उसमें ये चीज हाईलाइट की गई कि डाइकोटमी इज फॉल्स। आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर को पॉलिसी मेकिंग से दूर नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे एक इंटीग्रल व्यू हमारे सामने आया, जिसे हम पॉलिसी साइकिल अप्रोच भी कहते हैं। बेसिकली इसमें कहा गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तक लिमिटेड नहीं है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों एक साइकिल का निर्माण करते हैं और इन दोनों पर यहां पर फोकस करना जरूरी है। देखिए, अगर आप देखें तो एक जो सिविल सर्वेंट है वो एक तरह से गवर्नमेंट, या यूँ कह दीजिए हमारे पॉलिटिशियन या जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हायर लेवल के ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स इनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। सिटीजन्स की जो भी नीड्स हैं, उनकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये हमारी गवर्नमेंट तक, पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाते हैं। और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उन पॉलिसीज को फिर इंप्लीमेंट करने का काम भी सिविल सर्वेंट्स का होता है। तो इन सिविल सर्वेंट्स को ना ही तो आप पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन से दूर कर सकते हैं, ना ही पॉलिसी फॉर्मुलेशन से दूर कर सकते हैं। तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, नॉन्सेज हैं, जो बारीकियां हैं, इन दोनों चीज़ों में सिविल सर्वेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए आप इंट्रोडक्शन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं कि कैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है पब्लिक इंटरेस्ट, इसको अचीव करना। ठीक है, फिर आपको बताना है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले इम्प्लीमेंटेशन के साथ ओरिजिन हुआ, जिसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस था, और धीरे धीरे यह इंटीग्रल अप्रोच, पॉलिसी साइकिल अप्रोच की तरफ मूव हो गया, जिसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट मानी गई। और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पर रोल क्या रहता है, कैसे वो पॉलिसी मेकर और सिटीजन इन दोनों में के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, जैसे आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्म करना है, तो उसमें लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समझकर हमारे पॉलिसी मेकर्स के साइके में डालना, ये काम था एडमिनिस्ट्रेशन का। डीमोनेटाइजेशन क्यों फेल हुआ, क्यों उसे एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव नहीं माना गया? बिकॉज वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इंक्लूड नहीं किया था। आपने ये माना कि जो ब्यूरोक्रेट है उनको जो पॉलिसी दी गई है उसको वो सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे, इसलिए वो इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कंक्लूजन इज वेरी ओपन एंडेड, कंक्लूजन में आप कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाएंगे, फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट को दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1B, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, दे वर नॉट डिफरेंशिएटेड इन टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट कमेंट। तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसे टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं जो हमने कभी पढ़े नहीं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ऐसा तो किसी भी क्लासिकल थिंकर ने कहा ही नहीं था, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, क्या आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो बात कर रहा है थ्योरिटिकल एस्पेक्ट की और ये बात कर रहा है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। अब अगर हम टेलर की बात करें तो टेलर के बेसिकली जो आइडियाज थे, जो थ्योरीज थी, वो क्या थी? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो नॉलेज मिला उसे अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन में फिर से कुछ कमी आई, फिर से एक्सपेरिमेंट किया, फिर से अप्लाई किया। तो इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या किया था? वन बेस्ट वे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। ये टेलर का मेन आइडिया हो गया, मेन उनकी जो थ्योरी हो गई। तो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि एप्लीकेशन पार्ट, ये जो एक्शन पार्ट है, यही यहां पर ज्यादा रहा, कोई अलग से थ्योरी देने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन अगर हम देखें तो आज भी FW टेलर के ऐसे आइडियाज हैं जो इन एक्सपेरिमेंट से इवोल्व हुए और आज भी अप्लाई होते हैं। जैसे
वन बेस्ट वे हो गया, ठीक है, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी हो गया, इसी तरह से राइट मैन फॉर राइट जॉब हो गया, मेंटल रिवॉल्यूशन हो गया। तो एक ब्रॉड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का इवोल्यूशन हुआ जो आज भी नए नए शेप में, नए नए फॉर्म्स में इवोल्व हो रही है। फॉर एग्जांपल नियो टेररिज्म। तो इस तरह से कहना कि प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन ये अलग अलग थे, गलत होगा। ओके, तो फ्रेमवर्क में आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफली, बहुत ही ब्रीफली 2-3 लाइंस में टेलर के आइडियाज को इंट्रोड्यूस कीजिए, जो जो उनके की आइडियाज थे। वन बेस्ट वे, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी उनकी थी, वो वर्क स्टडी, ये सब यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फिर कैसे टेलर के आइडियाज इवोल्व हुए, उन्होंने यहाँ पर जो शॉप फ्लोर था उस पर काम किया है। शॉप फ्लोर का मतलब जो लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, जो फैक्ट्री लेवल हो गया, उस पर काम किया था। एक्सपेरिमेंट, अप्लीकेशन, एक्सपेरिमेंट, ये इनकी ब्रॉड जो आइडियोलॉजी रही, ब्रॉड इनका वर्क रहा। लेकिन कैसे इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कुछ प्रिंसिपल्स इवोल्व हुए जो आज भी अप्लाई होते हैं। और फाइनली कंक्लूजन में आप अगर टेलर के आइडियाज की सक्सेस को बताएंगे जो प्रेजेंट टाइम में भी यूजफुल हैं, तो एक क्वेश्चन को अच्छा कंक्लूजन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्बिट्रेरीनेस इन एप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए प्राइमरी कोज ऑफ पुअर गवर्नेंस, डिस्कस। तो रूल ऑफ लॉ, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर रूल ऑफ लॉ में आर्बिट्रेरीनेस रहती है तो दैट इज ए प्राइमरी कोज ऑफ पुअर गवर्नेंस। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, अगर सिंपल शब्दों में हम देखें तो यहां पर एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। जैसा कि मैक्स वेबर ने भी लीगल रैशनल अथॉरिटी में कहा था। लेकिन अगर इसमें आर्बिट्रेरीनेस रहती है तो यह पुअर गवर्नेंस को कोज करती है। आर्बिट्रेरीनेस का मतलब जैसा कि फ्रेडरिक्स ने सेलेक्टिविज्म दिया था, फॉर्मेलिज्म दिया था, शो मी द रूल आई विल शो यू द मैन, या सॉरी शो मी द मैन आई विल शो यू द रूल। मतलब आप मुझे आदमी दिखाइए, उसके अकॉर्डिंग मैं रूल लगाऊंगा। अगर अमीर होगा, रिच होगा, तो उसके लिए रूल रिलैक्स हो जाएंगे। अगर गरीब होगा तो वहां पर रूल को मैं स्ट्रिक्टली एनफोर्स करूंगा। तो दैट इज आर्बिट्रेरीनेस। ऐसे ही रेंट सीकिंग बिहेवियर हो गया, क्रोनी कैपिटलिज्म हो गया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ब्यूरोक्रेसी के द्वारा फेवर किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग रूल्स को बनाया जाता है। तो इससे क्या होगा, पुअर गवर्नेंस होगा। यहाँ पर रेस्पॉन्सिवनेस नहीं रहेगी, सिटीजन्स के जो इंटरेस्ट हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, इक्विटी को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। अगर रूल ऑफ लॉ को हम स्ट्रिक्टली एनफोर्स करते हैं तो वो भी गुड गवर्नेंस को नहीं प्रमोट करेगा। क्योंकि जैसे आप देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हो गई, हमारी इंडिया जैसी कंट्रीज हो गई, उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको डिस्क्रिशन दिए जाते हैं ताकि वो कुछ अच्छे काम कर सके। आपने कई बार काफ़ी कलेक्टर्स, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटर्स को फील्ड लेवल पर जाकर अच्छे काम करते हुए देखा होगा। तो अगर उनको उतनी ऑटोनोमी, उतना डिस्क्रिशन नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ को अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने निकले तो फिर क्या होगा, रूल बिकमिंग एन एंड। एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, रूल के लिए थोड़ी वो एडमिनिस्ट्रेशन में आया है, वो आया है लोगों को सर्व करने के लिए। तो रूल अगर एंड बन गया तो फिर उससे भी हमारा जो गवर्नेंस है वो पुअर ही रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम यह कह सकते हैं कि थोड़े डिस्क्रिशन की जरूरत होती है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन की। लेकिन इस डिस्क्रिशन को चेक करने के लिए प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क का भी होना जरूरी है ताकि वो डिस्क्रिशन अब्यूज ना हो पाए, तभी रूल ऑफ लॉ प्रॉपरली एक कंट्री में फंक्शन कर पाएगा। तो हमें यहाँ पर बताना है रूल ऑफ लॉ के बारे में, इससे हमें स्टार्ट करना है रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करते हुए, और कैसे इसमें आर्बिट्रेरीनेस पुअर गवर्नेंस का कारण बनती है। फिर अगर हम इसे स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। और फाइनली डिस्क्रिशन की जरूरत है, और ये डिस्क्रिशन कैसे अकाउंटेबिलिटी के थ्रू चेक किया जाए इसकी भी यहाँ पर जरूरत है। अब देखिए डिस्क्रिशन की क्यों जरूरत होती है, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक लाइन लगी हुई है, ठीक है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक लाइन लगी हुई है, उसमें पीछे ही पीछे एक ओल्ड लेडी आई, तो क्या उस ओल्ड लेडी को यहाँ पर लाइन में खड़े रखना सही है? रूल ऑफ लॉ तो कहता है कि यस दिस इज द प्रोसीजर, लेकिन वहां पर कंपेशन कहता है कि नहीं, उनको आप सबसे पहले सर्व कीजिए। तो इतना डिस्क्रिशन तो एक ब्यूरोक्रेट को मिलना जरूरी है, तभी तो वो ये चीज एंश्योर कर पाएगा कि इक्विटी एक सोसाइटी में एस्टेब्लिश हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स एंड कमीशंस। देखिए बोर्ड्स एंड कमीशंस इन दोनों को जनरली सेम ही माना जाता है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है। बोर्ड्स तो वो हो गए जिसमें जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें सबकी सहमति मानी जाती है, सबका कंसेंसस माना जाता है। और कमीशन में कोई एक मेंबर अपनी डिफरिंग व्यूज दे सकता है, अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकता है, लेकिन बेसिकली बोर्ड और कमीशन इन दोनों का सेम फॉर्म माना जाता है। तो एज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिसिमिलर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनको फंक्शन के बेसिस पर, पर्पज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया जाता है। सबसे ऊपर क्या हो गए, मिनिस्टर हो गए और टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट हो गए, और नीचे एक पूरी हायरार्की चलती है जिसे हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी हायरार्की हो गई। और बोर्ड्स एंड कमीशन में क्या होता है, बोर्ड्स एंड कमीशन में बेसिकली सभी मेंबर्स यहां पर डिस्कस करते हैं और उन सबको इक्वल माना जाता है। एक प्रेसिडेंट जरूर बनाया जाता है, लेकिन उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो उस कमीशन की फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से चलाए। उसके अलावा प्रेसिडेंट का और कोई बड़ा रोल नहीं होता, सभी को यहां पर इक्वल माना जाता है। ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कोलेजियलिटी पे बेस्ड होते हैं। खुद मैक्स वेबर का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी में मैं ये जो स्ट्रक्चर बता रहा हूँ हायरार्किकल, इसमें कई बार हो सकता है कि जो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजंस लेने लग जाए। तो इसलिए मैक्स वेबर ने खुद ने कोलेजियलिटी को सजेस्ट किया था कि जहां पर कोई भी ऐसा डिसीजन जिसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन इन्वॉल्व हो, विलुक बाई का भी यही कहना था, तो वहां पर आप एक कमिटी फॉर्म कीजिए और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को प्रमोट कीजिए, ताकि कोई एक इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में डिसीजन ना ले सके। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट एंड बोर्ड एंड कमीशन। ठीक है, लेकिन बोर्ड्स एंड कमीशन में होता क्या है, एवरी वंस अकाउंटेबिलिटी इज नो वंस अकाउंटेबिलिटी। जब अंत में बात आती है तो वो किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारी मॉनिटरी पॉलिसी का, कि कैसे मॉनिटरी पॉलिसी में पहले हमारे आरबीआई गवर्नर कि इनका रोल होता था मॉनिटरी पॉलिसी बनाने में, इनका फाइनल से हुआ करता था, लेकिन हमने फिर बनाई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि यहाँ पर ये जो आरबीआई गवर्नर द्वारा पॉलिसीज बनाई जा रही थी मॉनिटरी पॉलिसी, उस पर काफी विवाद चल रहा था। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी आई, तो इट इज लाइक बोर्ड्स एंड कमीशन, हमने प्रिंसिपल ऑफ कोलेजियलिटी को अपनाया है। लेकिन अब इसमें अकाउंटेबिलिटी काफी ज्यादा ब्लर्ड हो गई है। सिर्फ आरबीआई गवर्नर को हम यहाँ पर जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पहले तो हम आरबीआई गवर्नर को जिम्मेदार ठहरा सकते थे, लेकिन अब हम नहीं कह सकते कि आरबीआई गवर्नर की वजह से ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी आई है। ठीक है, बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो देखिए डिपार्टमेंट फॉर्म है वो बेसिकली पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं उनके थ्रू सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बोर्ड्स एंड कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मोरल हो गई कि जो भी बोर्ड्स एंड कमीशन में लोग बैठे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करें। ओके, तो इसमें आप किस तरह से अप्रोच करेंगे, सबसे पहले आप डिपार्टमेंट, बोर्ड्स एंड कमीशन, ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनको इंट्रोड्यूस करेंगे और कैसे इनमें अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स होती है। डिपार्टमेंट में जो अकाउंटेबिलिटी है वो है हायरार्किकल, और बोर्ड्स एंड कमीशन में यहां पर हो गई कलेक्टिव। और इस अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ब्रॉड एस्पेक्ट्स में आपको डिफरेंशिएट करना है। और फाइनली कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि हालांकि दोनों की अकाउंटेबिलिटी अलग अलग है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये दोनों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहां पर ज्यादा डिस्क्रिशन है, जैसा कि विलोक भाई ने कहा था, जहां पर ज्यादा डिस्क्रिशन है वहां पर आप बोर्ड्स एंड कमीशन फॉर्म के साथ जाइए, जहां पर कम डिस्क्रिशन है वहां पर आप डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी के साथ जा सकते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने मेरे कोर्स में कवर की हुई है। आप अगर देखेंगे आपको बाजार में यही सेम कोर्स 50,000 60,000 इतने रुपए में मिलेगा। स्टडी IQ पर ये काफ़ी आपके लिए अफोर्डेबल है। नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर की गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन ब्रीजेज द साइकोलॉजिकल मैन एंड द रैशनल मैन एक्सप्लेन। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसे देखते ही आपको एक थिंकर याद आएगा, हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने कौन सा आइडिया दिया था, बाउंडेड रैशनैलिटी का। प्रॉपर डायग्राम के साथ आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जैसे उनका कहना था, एक तो हो गया कंप्लीटली रैशनल मॉडल, एक हो गया कंप्लीटली इरैशनल मॉडल। रैशनल मॉडल, इट इज लाइक द रैशनल मैन
जो सारे डिसीजन को सोच रहा है, सारे डिसीजन के पीछे जितने भी फैक्टर्स उनको एनालाइज कर रहा है, उसके पास सफिशिएंट टाइम है और उस एनालिसिस के बेसिस पे वो एक डिसीजन पे आ रहा है। इरेशनल मैन किसी तरह की थिंकिंग, किसी तरह का रीजन नहीं है, जो दिमाग में आया वो वहां पर उसने डिसीजन दे दिया, तो दैट इज सोशो साइकोलॉजिकल मैन। और इनके बीच में यहां पर आता है कौन सा मैन? एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, जो कोशिश करता है एक अच्छे डिसीजन तक पहुंचने की, लेकिन चूंकि रैशनैलिटी पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, तो वो कौन से डिसीजन पे रुक जाता है? सैटिस्फिशिंग पर, जो उसकी नीड को सेटिस्फाई कर दे और उसके पर्पज को पूरा करने के लिए सफिशिएंट हो, दैट इज सैटिस्फिशिंग डिसीजन। ठीक है, तो ये था बाउंडेड रैशनैलिटी का। तो इसमें आपको बताना है कि रैशनल मैन या रैशनैलिटी ये अचीव करना क्यों पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ओवरलोड रहता है, इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज रहती है, फिर उसके अलावा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ना ही ये फिजिबल है। और इरेशनल डिसीजन मेकिंग अगर होती है तो उससे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन सफ़र करता है, कैसे लोगों को हार्डशिप कोज होती है, कैसे पब्लिक रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैन यहाँ पर सजेस्ट किया गया है। तो फ्रेमवर्क, तो यहाँ पर सबसे पहले आप हर्बर्ट साइमन का जो बाउंडेड रैशनैलिटी का आइडिया है उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, डायग्राम के साथ आप बाउंडेड रैशनैलिटी को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये वाला डायग्राम हो गया, ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम बनाकर आप और भी कोई इनोवेट कर सकते हैं। फिर आपको बताना है कि क्यों रैशनल मैन पॉसिबल नहीं है और क्यों साइकोलॉजिकल मैन डिजायर्ड नहीं है, एग्जाम्पल्स देते हुए। ठीक है, आप कोई भी पॉलिसी का उठाकर एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोविड-19 है, कोविड-19 में हम कैसे रेशनल पॉलिसी बनाएंगे? सिचुएशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हमें तुरंत डिसीजन लेना है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए लॉकडाउन लगाना है, तो हम ये सोचने नहीं बैठ सकते कि लॉकडाउन का क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, कहाँ लगाएं, हमें तुरंत वो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, देन फाइनली कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में आप काफ़ी ओपन एंडेड है, सजेशंस दे सकते हैं कि किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग को बेहतर बना सकते हैं। जैसे आप आईसीटी टूल्स को यूज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमआईएस को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्रेनिंग इनके थ्रू और ज़्यादा कैपेसिटी को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डिसीजन मेकिंग को और बेटर बना सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A, द मूवमेंट टुवर्ड्स गवर्नेंस as a organizing concept for public administration and management is because the focus of administration has been shifting from bureaucratic state to the hollow state and third party government. Critically examine का मतलब है स्टेटमेंट को आपको समझाना तो है ही, इसका दूसरा एस्पेक्ट भी सामने रखना है। तो अब देखिए, हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले था ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, जैसा कि मैं कोर्स में बार बार आपको कहता रहा हूँ, जहाँ भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है स्टार्टिंग हमेशा होती है ब्यूरोक्रेसी से। ठीक है, अब आगे जितने भी थिंकर्स आए, या तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया या उसमें रिफॉर्म सजेस्ट किए। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल। अब ब्यूरोक्रेसी, जैसे मान लीजिए हमारा पुलिस है, ठीक है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, आज किसी भी व्यक्ति के साथ कोई समस्या होती है वो पुलिस के पास जाता है। पुलिस में रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स की गुंजाइश है, लेकिन आप पुलिस को हटा तो नहीं सकते। आपने पुलिस मान लीजिए गवर्नमेंट से हटाकर प्राइवेट सेक्टर को दे दी, तो फिर आप जानते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो पुलिस में आप रिफॉर्म्स ला सकते हैं, इसे पूरी तरह से हटा नहीं सकते। तो दिस इज द मेन थिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेसी। इसी चीज पे आप देखेंगे हर साल कम से कम 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम आइडिया पे। ओके, तो हम बात करें ब्यूरोक्रेटिक स्टेट की, तो ब्यूरोक्रेटिक स्टेट में बहुत सारे डिसफंक्शंस थे, बहुत सारी कमियां थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। फिर बाद में पब्लिक चॉइस अप्रोच आई, इसी तरह से क्रिटिकल पर्सपेक्टिव आया, जिन्होंने एनपीएम की वकालत की कि यहां पर आप स्टेट को कम कीजिए, स्टेट को आप फॉलो कीजिए, स्टेट का काम सिर्फ स्टीयर करना है, रोविंग स्टेट का काम नहीं है। ऐसे ही एनजीओज, थर्ड पार्टी गवर्नमेंट की वकालत की गई। क्यों? थर्ड पार्टी गवर्नमेंट का काम यहां पर क्या है? जैसे मान लीजिए एनजीओज हैं, आज हमारी गवर्नमेंट 135 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंच सकती, तो एनजीओज जो लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो लोगों की समस्याओं को समझ सकते हैं और ग्राउंड लेवल पे उनको दूर कर सकते हैं। जहां गवर्नमेंट नहीं पहुंच पा रही है वहां पर ये एनजीओज पहुंचकर अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
तो दे कैन आल्सो बी पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। ठीक है, लेकिन जैसे एनपीएम में होलो स्टेट की बात कही गई है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी में कमियां हैं, रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम स्टेट को पूरी तरह से अबोलिश कर दे, होलो कर दे। आज भी स्टेट का सेंट्रल रोल यहां पर है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अपनी खुद कमियां हैं, खुद की कमियां हैं। जैसे प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट के लिए काम करेगा, ठीक है, ये सिर्फ उन कस्टमर्स को सर्व करना चाहेगा जिनकी जेब में पैसा है। ये उन एरियाज में कभी नहीं जाना चाहेगा जहां पर प्रॉफिट नहीं है। जैसे मान लीजिए रूरल एरियाज में बैंक खोलने की बात है, प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं खोलेगा। रूरल एरियाज में रोड बनाने की बात है, वहां पे टोल अच्छा मिलेगा नहीं, वो सड़क नहीं बनाना चाहेगा। ऐसे हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस कर रहा है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा है, हेल्थ पे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरे गवर्नेंस को चला लेगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे भी हैं जो एंटी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं कुछ जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो पूरी चीज़ें इनके हाथ में तो नहीं दी जा सकती। स्टेट का रोल आज भी सेंट्रल है। बस क्या चेंज की ज़रूरत है, स्टेट को यहाँ पर एक तो अपना जो रोल है, जो अपने फंक्शंस हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है, सिर्फ कोर एरियाज को अपने पास में रखे। और दूसरा, जो स्किल है, जो स्किल सेट है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो मतलब नई ओरिएंटेशन के साथ स्टेट आज भी सेंट्रल है। ठीक है, जैसे आपको याद है हमने नियो वेबेरियन स्टेट एंड में पढ़ा था, पोस्ट वेबेरियन डेवलपमेंट में, कि स्टेट आज भी सेंट्रल है, लेकिन स्टेट का रोल यहाँ पर क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन का, एक निगोशिएटर का। जहां भी उसे लगे कि प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर अभी रिसेंटली ही जो रेलवे एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस, उनका यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो ऐसे सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, वहाँ पर उस एरिया में स्टेट को विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्राइवेट सेक्टर को पूरा आज़ाद छोड़ दिया, वहाँ भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की ज़रूरत होती है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हो गई ट्राई, एयर सेक्टर में हो गई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी भी स्टेट के सेंट्रल रोल की ज़रूरत है, रेगुलेटरी रोल की ज़रूरत है, आप उसे पूरी तरह से होलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ब्यूरोक्रेटिक स्टेट, इसकी कमियों से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद में किस तरह से ब्यूरोक्रेसी की जो कमियां हैं उससे एनपीएम थ्योरी इमर्ज हुई, फॉलोइंग स्टेट की अवधारणा यहाँ पर रखी गई, फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेटरी मॉडल्स जो आए उनमें किस तरह से सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की वकालत की गई। लेकिन जो मेन एस्पेक्ट है वो ये भी है कि अभी भी स्टेट सेंट्रल है, जो सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अभी भी स्टेट बिल्कुल सेंटर में रहेगा, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओज, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्टेट के थ्रू ही कोऑर्डिनेट करेंगे। क्योंकि अंत में जब जनता को किसी सेवा की ज़रूरत है, जनता को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो किसके पास जाएगा, किसी कंपनी के पास नहीं, वो जाएगा हमारी गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि हमें नेटवर्क गवर्नेंस, नियो वेबेरियन स्टेट, इन सब के आइडियाज़ की ज़रूरत है, कि स्टेट की ज़रूरत है, बस उसमें रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, ये भी सेम लाइंस पे है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये भी पिछला जो क्वेश्चन था उन्हीं लाइंस पे है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर विल बी ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर्स बट टेम्पररी सिस्टम्स, वारेन बेनिस। तो वारेन बेनिस ने दिया था एंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने नोट्स में डिस्कस की हुई है, नोट्स में पढ़ी हुई है। एंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी डॉक्ट्रिन दिया था कि कैसे ब्यूरोक्रेसी अपनी कमियों की वजह से अपने आप एंड हो जाएगी और उसकी जगह पर ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर हमारे सामने आएंगे। इसका अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो सेकंड एआरसी ने भी सजेस्ट किया है एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के बारे में। कोई भी फंक्शन है उसके लिए आप एग्जीक्यूटिव एजेंसी को फॉर्म कीजिए, जैसे ही वो काम पूरा हो जाए आप उसे अबोलिश कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंट्री में मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आप एक अलग से एग्जीक्यूटिव एजेंसी बनाइए, उसमें जो भी आप मैनेजर्स, ब्यूरोक्रेट्स रखते हैं उनको ऑटोनोमी विथ अकाउंटेबिलिटी दीजिए, और इस तरह से जैसे ही स्किल डेवलपमेंट का काम पूरा हो आप उस एग्जीक्यूटिव एजेंसी को अबोलिश कर दीजिए। ठीक है, आप साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन इसरो वगैरह में भी देख सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स फॉर्म की जाती है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जाता है वहाँ पर। तो दिस इज द ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर। लेकिन अगेन वही बात है,
क्या हर जगह ये चीज़ पॉसिबल है? क्या हम बात करें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की, जो रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल है? ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर, ये तो एक परमानेंट फंक्शन हो गया, जहाँ पर किस तरह का ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर आएगा? ठीक है, तो वारेन बेनिस ने ठीक है यहाँ पर बात की है ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर की, कुछ एरियाज में ये आ सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस कर दे, पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी का एंड हो जाए, वो भी ज़रूरी नहीं है। और वारेन बेनिस ने देखिए एडोक्रेसी का आइडिया दिया था, जिसे बाद में पॉपुलराइज किया था एल्विन टोफलर ने। इसमें वो चीज़ें कही गई थी जो ब्यूरोक्रेसी की कमी थी, उनको दूर करने के लिए कहा गया था। लेकिन अगर आप देखें तो एज ए न्यू मॉडल एडोक्रेसी कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है जिसको हम ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, कुछ नए आइडियाज, एक जैसे कहते हैं ना कि स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन फिर कैसा हो, वो यहाँ पर इस एडोक्रेसी में या एंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी थेसिस में सजेस्ट नहीं किया गया है। तो इसका फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो सबसे पहले आप वारेन बेनिस का जो एंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी थेसिस है उसे स्टार्ट कर सकते हैं, और मेरा सारा नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। फिर आप बता सकते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल हायरार्किकल ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वो मॉडर्न नीड्स के लिए सूटेबल नहीं है, जिसमें आप एआरसी का एग्जीक्यूटिव एजेंसी वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर का आइडिया जो दिया गया है, जैसे एडोक्रेसी हो गया, उसके पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन बाद में आपको ये भी बताना है कि ऑर्गेनिक अडेप्टिव स्ट्रक्चर जो बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की आज हम बातें कर रहे हैं, उनमें डिफिकल्टीज भी क्या क्या हैं, वो सारे एरियाज में भी नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 2C, प्रोडक्टिविटी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ वर्किंग कंडीशंस बट द रिजल्ट ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स ऑफ वर्कर्स टू वर्क परफॉर्म्ड। आर एल्टन मेयोज फाइंडिंग्स रिलेवेंट इन द कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए एल्टन मेयो थे, इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ठीक है, सबसे पहला था ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, फिर दूसरा क्या था रिले असेंबली रूम एक्सपेरिमेंट, फिर तीसरा क्या था बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, फिर फाइनली क्या था मास इंटरव्यू। ये चारों मैंने आपके साथ वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। तो देखिए ग्रेट इल्यूमिनेशन में क्या किया गया, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी वर्किंग कंडीशन के साथ छेड़खानी की गई। जैसे वहां पर इल्यूमिनेशन जो लाइट थी उसे कम ज़्यादा किया गया, और ये करके देखा गया कि क्या उससे प्रोडक्टिविटी पे इम्पेक्ट आता है क्या। आंसर वाज नो, कि वर्किंग कंडीशन का यहाँ पर कोई इम्पेक्ट नहीं आया। ऐसे रिले असेंबली में क्या किया गया, इस रिले असेंबली इसके अंदर जैसे जो बीच में गैप होता है, रेस्ट आवर्स हैं, उनको बढ़ा दिया गया, सुपरविजन वगैरह उसको ज़्यादा सिंपैथेटिक कर दिया गया। तो जो वर्कर्स थे वो इससे बहुत खुश हुए, चाहे उनके जो इंसेंटिव थे, इकोनॉमिक इंसेंटिव, उनको कम कर दिया, उससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनको जो रेस्ट ज़्यादा मिला, जो उनका सुपरविजन हो रहा था उसे और ज़्यादा जब सिंपैथेटिक किया गया तो उनसे वो काफ़ी खुश हुए और प्रोडक्टिविटी पे फिर ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ा। तो इकोनॉमिक इंसेंटिव कम करने के बावजूद भी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी पे कोई इम्पेक्ट नहीं आया। देन थर्ड इज बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर क्या किया गया, ग्रुप्स फॉर्म किए गए। दिस इज बेसिकली ग्रुप स्टडी। तो ग्रुप्स फॉर्म किए गए और ये चीज़ नोट की गई कि पूरे ग्रुप का इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे आता है, चाहे आप उन्हें कितने ही इंसेंटिव दे दें, चाहे आप कितनी अच्छी वर्किंग कंडीशन दे दें। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल लीडर का रोल है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक एम्प्लॉय को एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करने देता, अगर वो करता है तो उसे क्या कहा जाता है, रेट बस्टर। तो इस तरह के स्लैंग्स उस पर यूज किए जाते हैं और कोशिश की जाती है कि सबका जो परफॉर्मेंस है वो करीब करीब इक्वल रहे। तो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। फाइनली मास इंटरव्यू में लोगों के जब इंटरव्यू लिए गए, एम्प्लॉय से जब पूछा गया कि क्या चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, तो उससे उनको काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आई। हालांकि उन पर एक्शन कुछ भी नहीं लिया गया, जो भी समस्याएं उन्होंने बताई उनको सोल्व नहीं किया गया, लेकिन दे फील्ट वेरी हैप्पी। ओके, तो इन सब चीज़ों से ये चीज़ें सामने आई कि प्रोडक्टिविटी पर वर्किंग कंडीशन का कोई इम्पेक्ट नहीं होता है, बल्कि इमोशनल रिस्पॉन्स, ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, तो सोसाइटी का, उसके साथ वालों का उस पर बहुत इम्पैक्ट रहता है और वो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। नाउ क्वेश्चन इज, आर एल्टन मेयोज फाइंडिंग रिलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन।
क्या कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये फाइंडिंग्स रिलेवेंट हैं? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि एल्टन मेयो की स्टडीज जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल थी उसने ह्यूमन एस्पेक्ट पर फोकस किया था। जो जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, उसके दो पहलू होते हैं, तो ह्यूमन एस्पेक्ट जो अभी तक इग्नोर हो रहा था, जो क्लासिकल थिंकर्स ने रेबल हाइपोथेसिस दिया था कि आप पैसा ज़्यादा दीजिए, ह्यूमन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाकर देगा, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं थी। यहाँ पर ह्यूमन के जो सोशल एस्पेक्ट हैं, उसका जो इमोशनल एस्पेक्ट है, वो कितना इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट किया गया। तो आज के कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं गिग इकोनॉमी का। गिग इकोनॉमी का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि आज की इकोनॉमी में काफ़ी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स देते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आ पाती, एक सर्टेन लेवल पे आगे रुक जाती है, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा रहता है। चाहे वो फूड सेक्टर में आप देख सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर में भी आप देख सकते हैं। तो दिस इज द गिग इकोनॉमी। तो ये गिग इकोनॉमी एक तरह से रेबल हाइपोथेसिस में बिलीव करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी। नहीं, एल्टन मेयो की जो फाइंडिंग्स हैं कि आप उसकी सोशल बीइंग्स का, वेल बीइंग्स का, इनका भी ध्यान रखिए। एजुकेशन लाइन में आप देख सकते हैं कुछ कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप देती है स्टार्टिंग में, ये दे दिया वो दे दिया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी उन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, टारगेट्स के लिए प्रेशराइज किया जाता है। तो इसके बावजूद भी एक सर्टेन लेवल पे आके प्रोडक्टिविटी रुक जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो सोशो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है उनको इग्नोर किया जाता है, क्योंकि एक लेवल पे आगे आदमी सोचता है कि यार इससे ज़्यादा पैसा और क्या बनाए। ओके, हेल्थ पे फोकस, ये सब चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल हो गया। तो फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस अबाउट एल्टन मेयोज आइडियाज़। आप एल्टन मेयोज के आइडियाज़, उसके एक्सपेरिमेंट, इन सबको इंट्रोड्यूस करते हुए बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ वर्किंग कंडीशन पर निर्भर नहीं करती, इमोशनल रिस्पॉन्स पर भी निर्भर करती है। आप एम्प्लॉय को अच्छा फील करवाइए, उसको अपनी परफॉर्मेंस के लिए अच्छा रिकॉग्निशन दीजिए, सिर्फ मॉनेटरी इंसेंटिव सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आज अगर आप देखें तो गिग इकोनॉमी में जितने भी वर्कर्स वर्कड हैं उनमें से आधे से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, बैड हेल्थ के शिकार हैं। ठीक है, तो रिलेवेंस इन दी कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से आप सुटेबल एग्जांपल्स के साथ इसको डिफाइन कर सकते हैं। और फाइनली आप बता सकते हैं कि एल्टन मेयोज के आइडियाज ने सिर्फ एक सिक्के के एक पहलू पर, सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट पर फोकस किया। सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट से भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता, उसके अलावा और दूसरे जो एस्पेक्ट हैं, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वो सब भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसा कि सिस्टम्स थ्योरी ने हाईलाइट किया था। सिस्टम्स थ्योरी का यही कहना था कि ह्यूमन सब सिस्टम एक सब सिस्टम है, उसके अलावा और दूसरे सब सिस्टम भी जरूरी है। तो इस तरह से आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यूज इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिविजुअल, जॉब, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब कई बार क्या होता है, जैसा हमने टेलर वाले क्वेश्चन में भी देखा था, यूपीएससी कुछ नया वर्ड हमारे सामने रख देती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका मतलब क्या है। देखिए, आप सिलेबस से आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या होगा। परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यूज की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में क्या होगा कि एक एम्प्लॉय में क्या क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, कहाँ उसने अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ पर उसने पुअर परफॉर्म किया, क्या क्या चीज़ों की उसमें कमी है। तो ये हो गई उसके परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन, और फिर उसको यूज करना ताकि फ्यूचर में एक्शन लिया जा सके, या तो उसे रिवार्ड दिया जा सके, या उसकी जो कमियां हैं उन पे वर्क किया जा सके, या उनको रिमूव किया जा सके। दैट इज द परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यूज। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में ये इन चार चीज़ों से कैसे इन्फ्लुएंस होती है। इंडिविजुअल, जो एम्प्लॉय है उसको आप क्या इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या वो उन इंसेंटिव से मोटिवेट हो पा रहा है, तो दैट इज एन इंडिविजुअल परसेप्शन। तो एक इंडिविजुअल का यहाँ पर बिहेवियर हो गया, वो कैसे इन सब चीज़ों को परसेप्ट कर रहा है। जॉब कैसी है, अगर रूटीन और रिपीटेटिव है तो वहाँ पर आप परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जॉब है जो दोबारा वापस आएगी नहीं, तो वहाँ पर आप पिछली परफॉर्मेंस को कैसे अप्लाई करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे बड़ा रोल ऑर्गेनाइजेशन का ही हो गया। ऑर्गेनाइजेशन किस में बिलीव करता है, थ्योरी एक्स में या थ्योरी वाई में।
क्लासिकल थिंकर्स ने जो रेबल हाइपोथेसिस दिया है उस पे, या बिहेवियरल थिंकर्स ने जो आइडियाज दिए हैं, जैसे चेस्टर बर्नार्ड ने आइडिया दिया है सेटिस्फेक्शन कंट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम का। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या अप्रोच के साथ यहाँ पर काम कर रहा है, किस तरह से वो इंसेंटिव दे रहा है, वो पूरा यहाँ पर डिफाइन करेगा। देन फाइनली एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हर ऑर्गेनाइजेशन एक एनवायरमेंट में काम कर रहा है, कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स हैं जो वहाँ पर परफॉर्मेंस को डिसाइड करती है। मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, ठीक है, और एक तो है पब्लिक सेक्टर में, एक है प्राइवेट सेक्टर में। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल। एक तो है गवर्नमेंट टीचर, एक है प्राइवेट टीचर। तो अब जब भी गवर्नमेंट टीचर के परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन की बात आएगी तो उसे प्राइवेट टीचर से कंपेयर करके देखा जाएगा। तो दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट टीचर को आपने हाई सैलरी दे दी, वो सब दे दिया, उसे काम हो गया। एक प्राइवेट सेक्टर में एक टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, कितना वो काम कर रहा है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट टीचर की परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल, देखिए 4 फैक्टर्स हमें दिए गए हैं, 4 का रोल है, ठीक है, लेकिन क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है इन चारों फैक्टर में सबसे बड़ा जो रोल है वो है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स का, कि ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक्स पे जाता है तो फिर इंडिविजुअल जॉब एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल रहेगा, और थ्योरी वाई पे जाता है तो इन सब का रोल क्या रहेगा, वो निर्भर करता है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स पे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग है तो बाकी के तीनों फैक्टर्स अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेमवर्क की हम बात करें तो सबसे पहले आप बताएंगे कि कैसे आज की ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो चुकी है, परफॉर्मेंस पेरिश कल्चर वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कैसे परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन यूज इंपॉर्टेंट है, कैसे इसे यूज किया जा सकता है, ब्रीफली थोड़ा आपको इनके बारे में बताना रहेगा। फिर आप बताएंगे कि कैसे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इंडिविजुअल, जॉब, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इन चारों से इन्फ्लुएंस्ड होती है, और फाइनली इन सब में किस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर सुप्रीम है। अगर ये एक फैक्टर सही है तो बाकी 3 की हमें जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3B, न्यू पब्लिक सर्विस एम्फेसाइजेज डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप एज द बेसिस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इल्यूसिडेट। तो अगेन देखिए वही चीज है कि ब्यूरोक्रेसी में क्रिटिसिज्म के रूप में क्या आया, एनपीएम, और एनपीएम की कमियों के रूप में क्या आया, एनपीएस। ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर रोविंग की बात करता है, गवर्नमेंट का रोल हो गया रोविंग। एनपीएम बात करता है स्टीयरिंग की, कि गवर्नमेंट का रोल है, स्टेट का रोल है सिर्फ स्टीयर करना, और एनपीएस कहता है नहीं, स्टीयर नहीं, यहाँ पर मेन रोल हो गया सर्व करना, सर्विंग। क्या बोलते बोलते थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स रह जाती है। तो सर्विंग, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो न्यू पब्लिक सर्विस एम्फेसाइजेज डेमोक्रेसी एंड सिटीजनशिप एज द बेसिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए एनपीएस के यहाँ पर बेसिकली 7 टेनेंट्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये मैंने कोर्स में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे हम आते हैं, तो क्वेश्चन में बात आती है सबसे पहले डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि आपने यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करने के बजाय, सब कुछ उसे देने के बजाय, पब्लिक सेक्टर में फिर से चीजों को रिवाइव किया है और उसमें सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन दिया है। तो दिस इज लाइक द रियल डेमोक्रेसी। मतलब सिटीजन्स यहाँ पर पेसिव रिसिपिएंट नहीं है, सिटीजन्स आर दी एक्टिव पार्टिसिपेंट। सोशल ऑडिट हो गई, सिटीजन चार्टर हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। देन दूसरा है सिटीजनशिप। एनपीएम में क्या हो रहा था, फोकस था कस्टमर पर, जो व्यक्ति पे करने की कैपेसिटी रखता है उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व किया जा रहा था। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनकी जेब में पैसा नहीं है, उन सिटीजन्स का क्या होगा। तो फिर से न्यू पब्लिक सर्विस ने फोकस किया कस्टमर की जगह है सिटीजन्स पर, तो बेसिक फोकस आ गया सिटीजनशिप। ओके, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क यही रहेगा, पब्लिक सर्विस अप्रोच के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करना है, इसके बेसिक टेनेंट्स को आपको लिखना है, फिर एज ए प्रैक्टिस कैसे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग एनपीएस में प्रमोट हुई है और कैसे सिटीजन को यहाँ पर सेंटर पर रखा गया। आप एग्जांपल्स भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में सोशल ऑडिट हो गई, सिटीजन चार्टर हो गया, ये सब आइडियाज आप दे सकते हैं। सिटीजनशिप में आप दे सकते हो कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट किया है, जहाँ पर हम सब्सिडाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और फाइनली आप पॉजिटिव नोट पर कंक्लूड इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3C,
Accountability under new public management has undergone a radical change, although the focus is continued to remain on the management. अब जैसे देखिए मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में कहा था कि हम कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो चीज़ें हमें पूछी गई है उनका रिलेशन हम समझने की कोशिश ही नहीं करते। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे अकाउंटेबिलिटी और एनपीएम, ये दो की आइडियाज़ हैं। हम क्या करेंगे, एनपीएम हमने देख लिया, हम इस पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमने अकाउंटेबिलिटी देख ली, इस पे हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। हमें एनपीएम और अकाउंटेबिलिटी पर स्पेसिफिकली लिखना है जो पूछा गया है कि किस तरह से एनपीएम आने के बाद अकाउंटेबिलिटी में चेंज आया है। दैट इज द क्वेश्चन। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो हमें सिर्फ इस रिलेशनशिप पे यहाँ पे आंसर करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हक थे एक स्कॉलर, उन्होंने 4 तरह के चेंजेस बताए हैं। ब्रॉडली आप इन चारों लाइंस पर अपने आंसर को आराम से डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हो गया स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फॉर व्हाट। ये पूरा कोर्स में कवर किया गया, आप चिंता मत कीजिए, कोर्स में है ये कि किस चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी है। तो पहले अकाउंटेबिलिटी थी और चीज़ों के लिए, एनपीएम में आ गई ईक्यू, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी, ये सारे कोर एरियाज बन गए। ऐसे अकाउंटेबिलिटी टू होम, तो पहले थी सिटीजन्स पे, एनपीएम में आ गई कस्टमर्स पे। एक्टर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, प्राइवेट सेक्टर भी साथ में आ गया। ठीक है, पहले हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते थे, लेकिन अब मान लीजिए एयरपोर्ट इंडियन एयरलाइंस हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दी, तो पहले तो हम गवर्नमेंट को कह सकते थे, जब भी इंडियन एयरलाइंस पुअर परफॉर्म कर रही थी हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे। अब ये प्राइवेटाइज हो गई। अब अगर इंडियन एयरलाइंस में कोई कमी है, कोई शिकायत है, तो कहाँ जाएंगे आप गवर्नमेंट को थोड़ी कह सकते हैं, गवर्नमेंट तो उसकी ओनर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकाउंटेबिलिटी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास चीज़ें गई हैं, तो उसके बाद अकाउंटेबिलिटी जो ट्रांसफर होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर पे वो नहीं हो पाई है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को हम कैसे अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। अगर वो सर्विस अच्छी नहीं दे रहा है, उसने किसी एयरलाइन में आपको नाश्ता नहीं दिया तो नहीं दिया, आप क्या करोगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए दिस इज लाइक ब्लर्ड अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ब्लर्ड हो गई है, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। किस बेसिस पर कि आपने प्राइवेटाइज क्यों किया। ठीक है, कि गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज क्यों किया। तो अंत में फिर से अकाउंटेबिलिटी कहां शिफ्ट हो गई, गवर्नमेंट पे। ओके, तो ये यहां पर एनपीएम में देखा गया है। तो गवर्नमेंट रोल फ्रॉम रोविंग टू स्टीयरिंग, दस लार्जर रोल टू प्राइवेट सेक्टर, लेकिन दोनों ही यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है यह डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन अंत में तो जब जनता वोट डालने जाती है, ठीक है, तो वो किसको वहां पर अकाउंटेबल होल्ड करती है, गवर्नमेंट को। मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या क्या है, ये भी यहाँ पर वीक हुए हैं। तो मैनेजर्स, इनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है। तो पहले जैसे मान लीजिए एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे आप आरटीआई भी लगा दोगे, आप वहाँ पर कैग की ऑडिट भी करवा दोगे, वहाँ पर हायरार्किकल अकाउंटेबिलिटी तो ऑलरेडी है ही। उसके अलावा पार्लियामेंट में भी पीएसयूज की रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है। लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी, क्या इनमें ये सब चीज़ अप्लाई होती हैं? आंसर इज नो। तो मीन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी चेंज हुए हैं। जब ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है तो ये सारे मीन्स वहाँ पर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या हुआ है, देखिए इसका इम्पैक्ट क्या आया है। जो पॉलिटिशियन है, पहले तो गवर्नमेंट एजेंसीज को, अंडरटेकिंग्स को वो पार्लियामेंट के थ्रू अकाउंटेबल कर पा रहा था, प्राइवेट सेक्टर में चला गया। प्राइवेट कंपनी की कोई रिपोर्ट पार्लियामेंट में आती नहीं है, तो इससे पॉलिटिशियंस के पावर में कमी आई है। तो पॉलिटिशियंस ने अगेन यहां पर चीज़ों को अपने अंडर में लेने की कोशिश की है। तो इससे भी अकाउंटेबिलिटी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। फिर रिजल्ट ओरिएंटेशन हैज इरोडेड डे टू डे अकाउंटेबिलिटी। पहले मीन्स के लिए अकाउंटेबिलिटी थी, अब एंड्स के लिए अकाउंटेबिलिटी है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हो एनपीएम पैराडाइम में अकाउंटेबिलिटी में एक रेडिकल चेंज आया है, बट जरूरी नहीं है कि उससे अकाउंटेबिलिटी मजबूत हुई है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4A, डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ reflect an increasingly blurred boundary between state and society, between justice and administration. Has administrative law become more constitutional than the constitution itself? Argue.
तो देखिए हम अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट हैं। एक तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको पावर्स से क्लोथ करना, पावर्स देना, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन को जो पावर्स दी गई हैं उनके लिए उसको अकाउंटेबल होल्ड करना। अब अगर आप अलग अलग कंट्रीज को देखें तो अलग अलग कंट्रीज में अलग एस्पेक्ट पर हाईलाइट रहा है। यूएसए में इस एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस रहा है। इंडिया और यूके की हम बात करें तो इस एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस रहा है। पूरा कोर्स में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। दो थ्योरीज दी जाती हैं जनरली, इसको तो हम कहेंगे ग्रीन थ्योरी, जहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रीन लाइट दे दी, जाओ आगे बढ़ो। यहां पर हो गई रेड थ्योरी, जहां पर आपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रेड लाइट थ्योरी, रेड लाइट लगा दी कि आप ये नहीं कर सकते। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज मिक्सचर ऑफ बोथ, ठीक है, कि आपने पावर भी दिया है, उन पर रेस्ट्रिक्शन भी लगाई है। कुछ कंट्रीज में ग्रीन लाइट पर ज़्यादा फोकस है, कुछ कंट्रीज में रेड लाइट पर ज़्यादा फोकस है। तो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कि कैसे स्टेट और सोसाइटी के बीच में लाइन ब्लर्ड हो गई है। पहले हम जानते थे स्टेट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट, और सोसाइटी को वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, टॉप डाउन। आज के समय में क्या है, सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर्विसेज को प्रोवाइड करवाने में। आप एग्जांपल ले सकते हो ग्राम सभा का। ग्राम सभा में कौन बैठते हैं, सिटीजन्स बैठते हैं, जितने भी अडल्ट मेंबर्स हैं, तो वो खुद डिसाइड कर रहे हैं। इसी तरह से सोशल ऑडिट वगैरह ये सब हो गई, सोशल अकाउंटेबिलिटी हो गई। तो सोसाइटी भी स्टेट का पार्ट बन रही है, सोसाइटी भी गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करने का पार्ट बन रही है। तो ये लाइन ब्लर यहाँ पर हो गई। ऐसे ही जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रिब्यूनल का एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ट्रिब्यूनल में कौन कौन बैठते हैं, जजेस तो बैठते ही हैं, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी बैठता है। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी जस्टिस का पार्ट हो गया। तो ट्रिब्यूनल, इनका रोल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे हम कह सकते हैं कि इनमें भी लाइन ब्लर हुई है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिकम मोर कॉन्स्टिट्यूशनल देन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इनमें क्या डिफरेंसेस है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें आइडियल्स, वैल्यूज के बारे में बताता है जिनके लिए हमारी कंट्री स्टैंड करती है। जैसे प्रीएम्बल में आप देख सकते हो, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, इन सब में आप देख सकते हो। फिर इसके बाद में ये उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताता है जो इन आइडियल्स वैल्यूज को एनफोर्स करेगा, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का काम क्या है, प्रोसीजरल। इसमें हो गई प्रोसीजरल एस्पेक्ट, ये तो हो गई सब्सटेंटिव एस्पेक्ट। प्रोसीजरल मतलब कैसे इन आइडियल्स को अचीव किया जाए, उन डिटेल्स को इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में रखा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिकम मोर कॉन्स्टिट्यूशनल देन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो आप अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, कुछ हमारी लॉज इतनी ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, इतनी ज़्यादा उनमें चीज़ें होती है कि सब्सटेंटिव एस्पेक्ट भी कवर किए जा सकते हैं। जैसे आप आरटीआई का एग्जांपल ले, आरटीआई का ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी की, सिटीजन एम्पावरमेंट की, इन सब की बातें वहाँ पर की गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज ये भी धीरे धीरे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल होती जा रही, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट इनमें आते जा रहे हैं। और अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के काफ़ी एस्पेक्ट हैं। सिविल सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी रूल्स वगैरह दिए गए हैं, काफ़ी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर कैसे जो नए डेवलपमेंट्स हैं उन्होंने स्टेट और सोसाइटी के बीच की लाइन को ब्लर कर दिया है, जिसमें सोशल ऑडिट हो गई, ग्राम सभा, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट्स हो गए, ठीक है। देन डेवलपमेंट लीडिंग टू ब्लरिंग द बाउंड्री बिटवीन जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस एस्पेक्ट को भी आपको अलग से डिटेल में डिस्कस करना है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इनको डिफरेंशिएट करते हुए आपको बताना है कैसे ये लाइन ब्लर्ड होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4B, द कंटेंट एंड प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैव सेम फोकस बट आर डिफरेंट इन दी अप्रोचेज। क्या आप इससे एग्री करते हैं, इसके रीजंस दीजिए। तो देखिए मोटिवेशनल थ्योरीज की हम बात करें तो ये दो तरह की होती हैं। कॉग्निटिव, देखिए सारा मैंने कवर किया हुआ है कोर्स में, जितनी भी थ्योरीज थी उनको हमने पहले डिस्कस किया था, थिंकर्स को, फिर उसके बाद में हमने ये देखा था। कॉग्निटिव थ्योरी मतलब कॉग्निशन, सोचना, थिंक करना, दैट इज कॉग्निशन, जो मेंटल वर्क हो गया। तो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय सोचता है, परसेप्ट करता है, और उसे उस परसेप्शन के थ्रू जब वो चीज़ मिल जाती है तो वो मोटिवेट हो जाता है। दूसरा हो गया नॉन कॉग्निटिव, ये होती है जनरली
बिहेवियरल, जैसे मान लीजिए रिवार्ड, पनिशमेंट, आपने पनिश किया तो वो काम दोबारा नहीं करेगा, किसी बच्चे को आपने किसी काम के लिए मारा तो फिर से उस काम को नहीं करेगा। तो कोग्निटिव की बात करें, कोग्निटिव में भी दो होती हैं, कंटेंट एंड प्रोसेस, और हमारा जो क्वेश्चन है वो इनसे रिलेटेड है, कंटेंट एंड प्रोसेस। कंटेंट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जॉब है, कोई भी इंसेंटिव है, क्या उससे एम्प्लॉय की नीड्स सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जॉब या इंसेंटिव के कंटेंट से क्या एम्प्लॉय की नीड सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज द कंटेंट थ्योरी। तो इसमें किस चीज पर फोकस हो गया, व्हाट मोटिवेट्स एन एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय को क्या चीज मोटिवेट कर रही है। प्रोसेस थ्योरी क्या कहती है कि किस तरह से, हाउ एक एम्प्लॉय को आप मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे कंटेंट थ्योरी का अगर हम एग्जांपल लें तो मास्लो हो गया, मास्लो ने यहाँ पर नीड्स हायरार्की दी थी, तो वो कंटेंट थ्योरी हो गई कि अगर वहाँ पर आप उन 5 नीड्स में कहीं भी एम्प्लॉय को कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो उसे मोटिवेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही हर्ट्जबर्ग की थ्योरी हो गई, जो बेसिकली एक शॉर्ट वर्जन था मास्लो की हायरार्की का। हाउ एस्पेक्ट की हम बात करें तो विक्टर रूम ने थ्योरी दी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, उसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, डिटेल में डिस्कस की हुई है। ऐसे ही थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें हमने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी को डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन दे हैव द सेम फोकस, देखिए डिफरेंट हो गई अप्रोचेज में, लेकिन इनका फोकस सेम है। हाउ, जैसे सबसे पहले तो इन्होंने जो सबॉर्डिनेट है उसके पर्सपेक्टिव से, सबॉर्डिनेट के पर्सपेक्टिव से यहां पर मोटिवेशनल थ्योरीज को एनालाइज किया है। दूसरा, परसेप्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, एक सबॉर्डिनेट का परसेप्शन यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द कंटेंट ऑफ द इंसेंटिव। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो इनमें काफी सिमिलरिटीज भी हैं जो आपको डिस्कस करनी है। तो फ्रेमवर्क, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना है कंटेंट और प्रोसेस थ्योरीज के बीच में एग्जांपल के साथ। आपको थिंकर्स को डिटेल में डिस्कस करना होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 20 मार्कर का था, 15 मार्कर का था, आपके पास इतना स्कोप था कि आप थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर सके एक एक पैरा में। सिमिलरिटीज भी फिर आपको बतानी है। फिर अंत में आपको बताना है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 4C, thrust on citizen centricity and right based approaches aim to empower the citizens. In the light of the above, has the administrative accountability improved? Justify your argument. तो देखिए सिटीजन सेंट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया, हमने सिटीजन को सेंटर पे रखा है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन करेगा वो ये सोचेगा कि क्या सिटीजन की नीड्स और एस्पिरेशंस को हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं। पहले क्या था, रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था पूरा, जहां पर रूल एक एंड बन गया था कि रूल सही होना चाहिए, रूल फॉलो होना चाहिए, अब चाहे उससे सिटीजन पे कोई इंपैक्ट पड़े या नहीं पड़े कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब देखा जाता है, अब आउटकम बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन बन गया है कि अगर स्कूल खोली तो उस स्कूल से कितने लोगों को एजुकेशन मिली, अगर हॉस्पिटल खोला तो कितने लोगों को वहां पर फैसिलिटी मिल रही है। देन राइट्स बेस्ड अप्रोचेज, राइट्स बेस्ड अप्रोचेज का मतलब क्या है, पहले तो सिटीजन्स पैसिव रेसिपिएंट हुआ करते थे, हमारी सरकार ने जो पकड़ा दिया बस वो ही सब कुछ है। अब हमारी सरकार से लोग जो ले रहे हैं वो उनका राइट माना गया है। फॉर एग्जाम्पल RTE, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन एक राइट बन गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अब एक राइट बन गया है। पहले तो गवर्नमेंट ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दी तो दे दी, अब सिटीजन डिमांड कर सकते हैं एज ए मैटर ऑफ राइट कि उनको इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसे ही राइट टू लिवलीहुड जो मनरेगा के थ्रू इंश्योर की गई है, राइट टू फूड जो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू इंश्योर किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई राइट्स बेस्ड अप्रोचेज। तो अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, इन द लाइट ऑफ द अबव कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी हम किसे कहते हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसने जो भी एक्शंस किए हैं, जो भी डिसीजंस लिए हैं, उसके लिए उसको आंसरेबल माना जाए, और अगर कुछ गलत वहां पर हुआ है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स किया जाए, मतलब एक्शन उसके खिलाफ लिया जाए। तो दो एस्पेक्ट हो गए, आंसरेबल एंड एनफोर्सिएबिलिटी। तो अगर हम बात करें तो क्या आंसरेबिलिटी इंप्रूव हुई है,
वी विल से यस ऑफ कोर्स। पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी करते थे, ठीक है, गलत करते थे तो वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती थी, लेकिन अब तो आरटीआई के थ्रू भी सीधी इन्फॉर्मेशन मांग के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो वाकई में आंसरेबिलिटी बढ़ी है। लेकिन बात आती है एनफोर्सिएबिलिटी की, क्या वाकई में सिविल सर्वेंट को हटाया गया है, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है? देन वी विल से नो। मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखता हूं, सिटीजन चार्टर एंड राइट टू सर्विस का। ये इस चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन कर देगा अच्छे से। सिटीजन चार्टर है, हर ऑर्गेनाइजेशन ने दे भी रखा है, जिसमें सेट ऑफ कमिटमेंट्स हैं, तो जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल हुआ है, आंसरेबल हुआ है। लेकिन क्या वाकई में लोगों को कंपनसेशन मिलना स्टार्ट हुआ है? क्या वाकई में एडमिनिस्ट्रेटर पे पेनल्टीज लगनी स्टार्ट हुई है? आंसर इज नो। राइट टू सर्विस अभी भी पूरा डिटेल में अचीव नहीं हो पाया है, तो एनफोर्सिबिलिटी वाला एस्पेक्ट अभी भी वीक है। ओके, तो फ्रेमवर्क क्या रहेगा? पहले आप सिटीजन सेंट्रिसिटी, राइट्स बेस्ड अप्रोच को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे ये लोगों को एम्पावर करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को बताते हुए आप बताएंगे कि कैसे यहाँ पर सिटीजन सेंट्रिसिटी, राइट्स बेस्ड अप्रोच का अकाउंटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। और अंत में सजेशन के तौर पर आप कुछ कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि कैसे इस एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है, कैसे हम और ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी को एनफोर्स कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो 5th से लेकर 8th तक के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।